बेटा, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है एनटीपीसी के इस बैच में। मैं जो है कि आपको आज एक नया टॉपिक पढ़ाने चल रहा हूं जिसका नाम है सर्वोच्च न्यायालय। आज हम लोगों ने बेटा, आपने देखा कि संसद हम लोगों ने देखा, राष्ट्रपति देखा, विधान जो है कि बनाने वाली संस्थाओं को हम लोगों ने देखा, राज्यसभा को देखा, लोकसभा को देखा। इसके बाद हम लोग राज्यों में आए, राज्यों में हम लोगों ने जो है कि राज्यपाल को देखा, विधान परिषद को देखा और विधान सभा को देखा। अब हम लोग बढ़ते हैं न्यायपालिका की ओर। और न्यायपालिका में अगर आप देखिए तो न्यायपालिका में हम लोग बेटा जो है कि सर्वोच्च न्यायालय से शुरू करेंगे, दिल्ली से, और इसके बाद फिर राज्यों में आएंगे, राज्यों के बाद फिर जिलों में आएंगे, इन सब की बातें होंगी। इसके बाद फिर स्थानीय सुशासन की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। आज सर्वोच्च न्यायालय पढ़ाने के क्रम में आइए हम लोग देखते हैं भारत का सर्वोच्च न्यायालय भाग 5। सर्वोच्च न्यायालय आज हम लोग देखते हैं बेटा सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय का जो वर्णन है वो बेटा किया गया है भाग 5 में। भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है और अनुच्छेद है 123 से लेकर के अनुच्छेद है 124। अनुच्छेद जो है 124 से लेकर के 147, 124 से लेकर के 147 है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो भारत में पहली बार 1773 में 1773 में कलकत्ता में अंग्रेजों ने एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी 1773 में। उसके पहले अगर आप न्याय की बात करें तो उसके पहले चाहे प्राचीन काल हो, मध्यकाल हो, आधुनिक काल हो, राजा की इच्छा ही सर्वोपरि होती थी। राजा महोदय ही सुप्रीम कोर्ट हुआ करते थे। उनकी जो मर्जी हो, जिस तरह से मर्जी हो, उसी तरह से वो न्याय अंतिम न्यायालय के रूप में वही होते थे। इसके बाद फिर अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने 1773 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। और इसके बाद फिर समय बीतता रहा। फिर ये जो आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये दिल्ली वाली, इसकी स्थापना 1935 में हुई थी और उसको विधिवत दर्जा 1950 में दिया गया। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो है कि सर्वोच्च न्यायालय का क्या ढांचा है। बेटा, हमारे यहाँ जो न्यायालय है एक सर्वोच्च न्यायालय है। इसके बाद फिर राज्यों में हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है एक दिल्ली में, और इसके बाद फिर राज्यों में जो है कि हाई कोर्ट्स हैं। और एक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट है। लेकिन कहा जाता है कि जो है कि यह भी संविधान में कहा गया है कि जो है कि एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक हाई कोर्ट होगी। लेकिन जैसे आप देखिए गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है वह असम को भी देखती है, नागालैंड, मिजोरम को भी देखती है। और जिसे इस प्रकार आप जो है कि अगर चंडीगढ़ हाई कोर्ट को देखिए तो पंजाब और हरियाणा को भी देखती है। इस प्रकार एक हाई कोर्ट एक से अधिक हाई कोर्ट को भी देखती है। इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे जो है कि जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय और मुंसिफ मजिस्ट्रेट की अदालत में। आइए हम लोग सुप्रीम कोर्ट शुरू करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बेटा ये है कि सुप्रीम कोर्ट देखिए, एक तो सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सब में, कार्यपालिका विधायिका में ये सामंजस्य करती है। सुप्रीम कोर्ट यह भी देखती है कि विधायिका जो भी कानून अथवा नियम बना रही है वो कानून और नियम जो है कि संविधान के अनुरूप है कि नहीं। तो इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट संविधान की संरक्षक भी है और सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या भी करती है। बहुत सारे मैटर ऐसे होते हैं जहां पर जो है कि सुप्रीम कोर्ट, जहां पर हमारा संविधान चुप है, ऐसे में संविधान की भावना के अनुरूप जो है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करता है, न्याय देता है और लोगों को बताता है कि संविधान की यह भावना है। तो आइए हम लोग जो है कि सर्वोच्च न्यायालय शुरू करते हैं। भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है। और इसमें कहा गया है कि संघ एवं राज्यों के बीच, आप लोग लिखते चलें, संघ एवं राज्यों के बीच, आपको दिख रहा है बेटा? हाँ ठीक है। संघ एवं राज्यों के बीच
शक्तियों के विभाजन को बनाए रखने के लिए शक्तियों के विभाजन को बनाए रखने के लिए एवं संविधान के उपबंधों की सही व्याख्या के लिए स्वतंत्र व निष्पक्ष संस्था के रूप में न्यायपालिका की स्थापना की गई। न्यायपालिका की स्थापना की गई। देखिए, संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को बनाए रखने के लिए, आप जानते हैं संघ की शक्तियां अलग हैं, राज्यों की शक्तियां अलग हैं। संघ जो है कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ जो है कि अपनी संघ सूची के विषयों पर कानून बनाता है, राज्य अपनी जो है सूची पर कानून बनाता है। सभी एक दूसरे की सूचियों का, एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र का के महत्व को समझें और उनको जो है कि उनका मूल्यांकन करें और जो है कि अपने अधिकार क्षेत्र, अपनी सीमा में रहते हुए वे अपनी शक्तियों का प्रयोग करें। तो संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को बनाए रखने के लिए एवं संविधान के उपबंधों की सही व्याख्या, मतलब संविधान में जो लिखा गया है उसकी सही व्याख्या भी तो जरूरी है। पता चला हमने कहा आम और आप समझ रहे हैं इमली, ठीक है। तो कभी कभी जो लिखा रहता है उसके लोग कई अर्थ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जो लिखा गया है संविधान में, जो उपबंध लिखे गए हैं, जो नियम कानून और अनुच्छेद लिखे गए हैं, उनकी सही व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, जो स्वतंत्र है, जो किसी बंधन में नहीं है, किसी के दबाव में भी नहीं है, न वो जो है कि कार्यपालिका के दबाव में है, न वो व्यवस्थापिका के दबाव में है। स्वतंत्र, निष्पक्ष, किसी का पक्ष नहीं लेगी, न जो है कि सत्ता पक्ष का पक्ष लेगी, न विपक्ष का पक्ष, किसी का पक्ष नहीं लेगी, न पक्ष न विपक्ष। निष्पक्ष संस्था के रूप में न्यायपालिका की स्थापना की गई है, जिसे कहा जा रहा है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। आगे देखिए, अब मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने अभी आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट जो है कि पहली बार कब स्थापित किया गया, 1773 में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया बेटा? कोलकाता में, जिसको उस समय कलकत्ता बोलते थे। कहाँ स्थापित किया गया था? कलकत्ता में, जिसको उस समय कलकत्ता बोलते थे, वर्तमान समय में कोलकाता बोलते हैं। तो 1773 में जो है कि पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया भारत का, ठीक है। और ये जो आप दिल्ली वाला देख रहे हैं, ये इसको जो है कि वैसे तो 1935 का है, लेकिन जो आप दिल्ली देख रहे हैं, दिल्ली वाला जो देख रहे हैं, इसे जो है कि 28 जनवरी 1950 को मान्यता प्रदान की गई। 28 जनवरी 1950 में इसकी विधिवत स्थापना की गई, जिसको सुप्रीम कोर्ट दिल्ली वाला बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। आइए अब जो है कि सुप्रीम कोर्ट में जो माननीय जजेज हैं, उनकी नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है वह भी हम लोग देख लेते हैं। आइए, न्यायाधीशों की योग्यता, न्यायाधीशों की योग्यता। सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश होता है बेटा, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, थोड़ा यह भी हम लोग देख लेते हैं।
वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेत्ता हो, राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेत्ता हो, मतलब राष्ट्रपति की नजर में वो कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए, विधिवेत्ता हो, या हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। ये जो है कि न्यायाधीशों की योग्यता है। इनकी नियुक्ति आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो न्यायाधीश पद की योग्यता क्या होती है? वह भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा, राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेत्ता हो, राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेत्ता हो, कानून का असली जानकार हो, और अथवा हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज रहा हो, अथवा हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक जज रहा हो। ठीक है, तो ये जो है कि इस तरह से ये न्यायाधीशों की योग्यता है। और जो है कि बस राष्ट्रपति महोदय को ये आभास हो जाए कि ये सारी योग्यताएं इनकी हैं, तो राष्ट्रपति नियुक्ति इनकी कैसे करते हैं? राष्ट्रपति महोदय इनकी नियुक्ति तो करेंगे, लेकिन वो मंत्रिपरिषद से सलाह लेंगे और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी सलाह लेंगे। सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह और मंत्रिपरिषद की सलाह। तो इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करेंगे, परंतु 2 लोगों की सलाह लेंगे। एक सलाह लेंगे मंत्रिपरिषद से और दूसरी सलाह लेंगे किससे? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से। ठीक है, तब जाके इनकी नियुक्ति होगी। आइए देखते हैं इनकी नियुक्ति कैसे होगी। इनकी नियुक्ति देखिए कैसे होती है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु राष्ट्रपति सलाह लेते हैं। किससे सलाह लेते हैं? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति सलाह लेंगे। सलाह किससे लेंगे? एक तो वो सलाह लेंगे मंत्रिपरिषद से। किससे सलाह लेंगे? मंत्रिपरिषद से। और दूसरी सलाह लेंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश का मतलब है बेटा कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्हें ही भारत का मुख्य न्यायाधीश कहा जाएगा। तो जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं उनकी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति महोदय सलाह लेते हैं 2 लोगों से। एक मंत्रिपरिषद से सलाह लेंगे और दूसरी सलाह लेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। ठीक है, अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मंत्रिपरिषद की सलाह और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह। अब देखिए विवाद होने जा रहा है। 1993 में 1993 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिस नाम को अप्रूव करेंगे उस नाम को मानने के लिए राष्ट्रपति महोदय बाध्य हैं, और इसी को कह दिया जाएगा कोलेजियम सिस्टम। क्या कहा जाएगा? कोलेजियम सिस्टम। ध्यान दीजिएगा 1993 में, ध्यान दीजिएगा 1993 में
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह बाध्यकारी है, कि सलाह बाध्यकारी है। बाध्यकारी है किसके लिए? राष्ट्रपति महोदय के लिए। 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो सलाह है वह जो है राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी सलाह देंगे न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में, राष्ट्रपति वह सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। यहां से जन्म ले लिया एक विवाद ने। लेकिन इस विवाद को थोड़ा सा कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहल किया, और सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने पुनः कहा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने पुनः कहा कि ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ये 4 ये रहेंगे और 4 जो है कि अन्य न्यायाधीश रहेंगे। 4 न्यायाधीश रहेंगे, ठीक है, 4 न्यायाधीश रहेंगे, उनकी सलाह बाध्यकारी है। इसका मतलब यह है कि 1993 में सुप्रीम कोर्ट में जजेज की नियुक्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह देंगे वह सलाह राष्ट्रपति को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। लेकिन 1998 में इसे थोड़ा सा और विस्तारित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ 4 अन्य न्यायाधीश भी रहेंगे, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने 4 न्यायाधीशों के साथ मिलकर जो सलाह राष्ट्रपति को देंगे वह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी हो जाएगी। और इसी को कहा गया क्या? इसी को कहा गया कॉलेजियम सिस्टम। इसी को क्या कहा गया बेटा? कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम कहा गया इसी को क्या कहा गया? कॉलेजियम सिस्टम कहा गया। इसका यह मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट में जो भी जजेज की नियुक्ति होगी उस जजेज की नियुक्ति करेंगे भारत के राष्ट्रपति महोदय, लेकिन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह लेते थे, जिसको परिवर्तित करके 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस के साथ 4 और न्यायाधीश बैठेंगे, और ये लोग जो सलाह दे देंगे राष्ट्रपति को उसे मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य हैं। इस प्रकार आप देखिए तो 1993 में कॉलेजियम सिस्टम आया। आपसे पूछा जाए कि कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत कब हुई, तो देखिए कॉलेजियम सिस्टम कब शुरू हुआ? 1993 में। इसको थोड़ा सा परिवर्तित किया गया 98 में, लेकिन है तो कॉलेजियम सिस्टम ही। 1993 में केवल चीफ जस्टिस थे, और 1998 में चीफ जस्टिस के साथ 4 न्यायाधीशों को और जोड़ दिया गया। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेज की नियुक्ति होने के लिए चीफ जस्टिस का जुगाड़ बहुत जरूरी है। वही जो राय देंगे राष्ट्रपति वह मानने के लिए बाध्य है। तो ऐसे में होता क्या था कि चीफ जस्टिस, अन्य न्यायाधीश, ये आपस में ये लोग मिलजुल कर जो है कि अपने ही लोगों को, अपने खास लोगों को, अपने बेटे हैं, दामाद हैं, अपने जो इन लोगों को बेल विसर है, उन्हीं लोगों को जो है कि ये लोग जो है कि राष्ट्रपति तो इनकी सलाह मानने के लिए बाध्य है ही, और उन्हीं लोगों को बनवाते थे। तो बड़ा भाई भतीजावाद सुप्रीम कोर्ट में बढ़ा, बहुत भाई भतीजावाद बढ़ा। और जो है कि इसको शुद्ध करने के लिए क्या हुआ, देखिए ये कॉलेजियम सिस्टम समझ में आ गया। आगे देखिए, इसको शुद्ध करने के लिए 2014 में सरकार बनती है, प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बनती है 2014 में। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने 99वां संविधान संशोधन कर दिया। 99वां संविधान संशोधन किया, और 99वां संविधान संशोधन करके इन्होंने क्या कहा? 99वां संविधान संशोधन किया, और 99वां संविधान संशोधन करके इन्होंने ये जो कॉलेजियम सिस्टम जो जजों की नियुक्ति के लिए बनाया गया था, कॉलेजियम सिस्टम, इसको खत्म कर दिया। और कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करके ये क्या लेके आए? ये लेके आए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग।
क्या लेके आए? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लेके आए। ध्यान दीजिएगा, 2014 में प्रधानमंत्री श्री मोदी की अगुवाई में संविधान का 99वां संशोधन किया गया और 99वें संविधान संशोधन में जो 1993 में ये कॉलेजियम सिस्टम 1993 से चल रहा था, इस कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त किया सुप्रीम कोर्ट में जजेज की नियुक्ति के संबंध में, और लेके क्या है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग इन्होंने बना दिया और कहा कि जो भी जजेज की नियुक्ति होगी उसकी जजेज की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि अरे ये तो जो है कि राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के हाथ में नियुक्ति वाला पूरा मैटर चला जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में क्या करने जा रही? देखिए, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस 99वें संविधान संशोधन को अवैध करार दे दिया और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को भंग करने का आदेश देते हुए कॉलेजियम सिस्टम को पुनः बहाल कर दिया। इस प्रकार कॉलेजियम सिस्टम वर्तमान समय में पुनः बहाल हो गया। तो इस प्रकार अगर आप देखिए तो कि जब न्यायपालिका में सुधार की बात की गई व्यवस्थापिका द्वारा, तो न्यायपालिका को वह सुधार मंजूर नहीं था। यह कौन सी बुरी बात थी कि सुप्रीम कोर्ट में जो है कि जजों की नियुक्ति राष्ट्रीय न्यायिक आयोग द्वारा की जाएगी। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेज भी भाग लेते थे और जो है कि मंत्रिपरिषद के भी सदस्य भाग लेते थे, प्रधानमंत्री भी बैठते थे, अन्य सदस्यों को भी बुलाया जाता था। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? 2015 में इस 99वें संविधान संशोधन को अवैध करार देते हुए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को भंग करने का आदेश दिया और भंग करने के बाद वह पुरानी कॉलेजियम सिस्टम को पुनः बहाल कर दिए जो 1993 से चल रही थी। तो वर्तमान समय आज की डेट में व्यवस्था यही है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट में जजेज की नियुक्ति होती है वह इसी कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से होती है। इसका मतलब है कि सुधार की जो गुंजाइश थी उसे समाप्त कर दिया गया। तो कुछ लोगों का यह कहना था कि जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग था उसमें जो है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या अधिक थी, तो मंत्रिपरिषद जिसे चाहेगी वह जो है कि सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाएगा। इस तरह से तो जो है कि सरकार अपने लोगों को जज बना देगी। तो भैया फिर किया क्या जाए? समस्या इस बात की है कि कहीं पर जज अपनों को बना रहे हैं, जज लोग अपनों को जज बना रहे हैं जो है कि इसमें कॉलेजियम सिस्टम में, और इसके बाद राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग होगी तो राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग अपने लोगों को जज बनाएगा। तो आखिर सुधार होगा कैसे? मैं यही नहीं समझ पा रहा हूं। आप लोग अपने जो है कि मस्तिष्क में सोचिए कि क्या किया जाना चाहिए। क्या कॉलेजियम सिस्टम सही था? क्या जो है कि राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग की जो गठन किया गया था वह सही था या गलत था? इस मामले में क्या किया जाना चाहिए? तो फिलहाल ये इस तरह से बेटा कि जजों की नियुक्ति हो गई। अब कल मैं आपको पढ़ाऊंगा जो है कि सुप्रीम कोर्ट के कार्य एवं शक्तियां, सुप्रीम कोर्ट के कार्य एवं शक्तियां। तब तक आप लोग इसको देखते रहें। कल हम लोग बेटा देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के कार्य एवं शक्तियां, और जो है कि तब तक के लिए आप सभी का स्वागत। जय हिंद, जय भारत।